चाहता हूं। अभी दुबे, आपके एक मंत्री हैं झारखंड में, और वो मंत्री साहब जो हैं वो कहते हैं कि देखिए, अगर 20% के घर टूटेंगे तो 70% सलामत कैसे रहेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पर? क्या वो मतलब सेकुलरिज्म का परिचय दे रहे थे? आप ही की सरकार में मंत्री। देखिए अमीश देवगन जी, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं आपके शो में, और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं। अभी कई लोगों ने ऐसे वक्तव्य दिए हैं, शिवम त्यागी हो या और भी पैनलिस्ट लोगों ने, जिससे कि अभी जो शांति स्थापित हुई है वहां पर राजस्थान में, वो आहत हो सकती है। इसलिए हम कोशिश करें कि ऐसा कोई वक्तव्य न दें कि वहां पर फिर से सांप्रदायिक उन्माद फैले। एक बात में अमीश देवगन जी का शो देश के करोड़ों दर्शक देखते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं विनम्रता पूर्वक, और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए। अमीश देवगन जी, लगातार इस देश में आप याद कीजिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव से प्रारंभ हुआ, अमित शाह साहब वहां पर गए और उन्होंने कहा कि भाइयों, सारे बांग्लादेशियों को बाहर खदेड़ दूंगा मैं, इस हिंदुस्तान में हम एनआरसी लागू करेंगे। जहां जहां प्रांतों में चुनाव होते थे, जहां पोलराइजेशन होता था, वहां ये कहते थे। अभी जवाब दिया लोकसभा में कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया। सीएए, इन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर प्रताड़ित पाकिस्तान के, बांग्लादेश के लोगों को, सुनिए ना एक मिनट अमीश जी, मेरी बात 10 सेकंड और 40 सेकंड आप ही को सुनो। वहां कहना क्या चाह रहे हैं? सीए, वो उन्होंने कहा कि हम सीएए लागू कर देंगे और धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देंगे। अभी पाकिस्तान में पूजा का अपहरण करके गोली मार दी उसको। बताइए ना प्रधानमंत्री जी, कितने लोगों को नागरिकता? अरे पूजा का अपहरण हुआ पाकिस्तान के अंदर, ये जो जोधपुर में हुआ है उसके ऊपर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे आखिरी बात अब बंगाल से पाकिस्तान पहुंच गए। आखिरी बात कहने दीजिए। आपके शो में हमने 10 बार डिबेट की है कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कुछ मुस्लिम लोगों का वो संगठन है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में 2021 अप्रैल में कहा कि केंद्र सरकार उसको, आप कहना क्या चाह रहे हैं ये सब कह के? पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके साथ पीएफआई, आप कहना क्या चाह रहे हैं? वो ये भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र है इनका। ये हिंदू अस्मिता के साथ खेल खेल रहे हैं। ये सिर्फ वोट की सीढ़ी बनाना चाहते हैं। अच्छा, वोट की सीढ़ी कैसे बना रहे हैं? आप एक एक करके जवाब दे दीजिए, एक एक करके जवाब दे दीजिए। बीजेपी को आप एक्सपोज करिए, बिल्कुल एक्सपोज करिए, आपका काम है एक्सपोज करना। एक एक करके कैसे सीढ़ी बना रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, बताइए जरा। सीढ़ी कैसे बनाई बीजेपी ने? देखिए, ये चाहते हैं कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करें। हिंदू अस्मिता की रक्षा कर नहीं पाते, सिर्फ दिखावा करते हैं। मेरे पास हिंदू अस्मिता की रक्षा कर नहीं पाते, जम्मू कश्मीर में आज तक दिखावा करते हैं, पंडितों के साथ अत्याचार, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करते हैं। बिल्कुल, जैसे कहा किया, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण कहा हुआ, लेटेस्ट एग्जाम्पल बताइए, लेटेस्ट एग्जाम्पल बताइए इसका। आपकी डिबेट में क्या कह रहे थे ये कि इन लोग, ये गौरव भाटिया जी ने कहा कि आपकी ईद पर बधाई दिया रहे। अगर उनकी ईद है, आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हो गौरव भाटिया जी, व्यक्तिगत क्षमता आने में नहीं बैठे हो। भाजपा के अगर नेता हो तो बताए भाजपा। फिर शहनवाज हुसैन को, मुख्तार अब्बास नकवी को उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान को मंत्री बनाया, हटाओ फिर उनको। अगर तुम्हारा त्योहार, तुम्हारा संप्रदाय, तुम्हारा समाधान नहीं है, वहां पर हिंदुओं को हटाकर तुमने एक मुसलमान जो जीता नहीं था उसको मंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश में। यह तुष्टिकरण नहीं है क्या गौरव भाटिया? मुझे बताओ, वो तो चुनाव भी नहीं लड़ा, चुनाव लड़कर जीता भी नहीं। दुबे, मैं आपकी बात को समझ गया हूं। अब दुबे, आप बड़े शानदार वक्ता हैं। एक सेकंड, बड़े शानदार वक्ता है। आपने बोला ये बीजेपी वाले जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये 47 में किसने तुष्टिकरण कर दिया था? 1947 में ये तुष्टिकरण का बीज किसने रख दिया था कि एक देश बट गया हिंदू मुसलमान के नाम पे? ये किसने करा था? मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, 1947 में देश कैसे बट गया था? ये हिंदू मुसलमान के नाम पर कैसे बटा था, बताइए। भागलपुर के दंगे इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर कैसे हो गए थे? जवाब दीजिए। 2 लोग थे। मुजफ्फरनगर के दंगे कैसे हुए थे हाल ही में 2012-2013 के अंदर? कैसे हुए थे? जवाब दीजिए। सुनिए ना अमीश देव, 1992 में दंगे कैसे हो गए थे? मोदी सर 2016 में 869 दंगे। मेरे को 2016 में 869 दंगे हुए नहीं सुनना, मुझे बताइए 47 में मेरा देश कैसे बट गया था धर्म के नाम के ऊपर? बता दीजिए, किसने बांटा था उस देश को?
और 1947 में इस देश को किसने बांटा था? ये देश को जवाब दे दीजिए आप भी। 1947 में ये देश कैसे बांटा था और किस आधार पे बांटा था, बताइए। बहुत गंभीरता से सुने। बताइए, इसकी बात वीर सावरकर जी ने सबसे पहले कही। वेरी गुड। वीर सावरकर जी ने कहा कि एक देश में दो देश रहते, जिन्ना का कोई लेना देना नहीं था, सब कुछ वीर सावरकर ने किया जो काला पानी की सजा काट रहा था। वारे अबे दुबे, वारे अबे दुबे, आप और आपकी पॉलिटिक्स, आप और आपकी पॉलिटिक्स, वारे अबे दुबे। वीर सावरकर ने देश को बांटा, वीर सावरकर ने देश को बांटा जो काला पानी की सजा काट रहा था आदमी। उस वीर सावरकर को देश ने बांट दिया और मोहम्मद अली जिन्ना तो आरती उतार रहा था। अबे दुबे, जिन्ना, अबे दुबे, जिसने 23 मार्च 1940 को प्रस्ताव पढ़ा अब अलग पाकिस्तान का, उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बना ली। अबे दुबे, जो कहना था वो कह दिया, जो होना था वो हो गया, जो करना था 47 में कर दिया। शिवम त्यागी, देखिए, अभय जी को बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश के पार्टीशन के पेपर पर मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू जी के सिग्नेचर थे, और इससे आगे मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। आप ही थे 47 में, अगर कुछ किया होता तो शायद बदल जाता। विषय पर आ जाते हैं। फिर भी ये लगातार कह रहे हैं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको याद होगा ना, कहा था राहुल गांधी जी ने देश में जल्दी से बहुत दंगे होने वाले हैं, हंगामा होने वाला है, तमाम वो चीजें। उन्होंने बोला 2-3 साल में देखिएगा किस तरीके से माहौल बन जाएगा। वो तो 2-3 महीने भी नहीं निकले। इस पर जवाब दो। ये गलत बात है। बोले शिवम त्यागी लगातार पिछले 20 मिनट से शायद बैठे। नहीं देखिए, ये फिर शुरू, नहीं ये दिस इज रॉन्ग। अभय जी रुक जाइए ना, मैं नहीं चिल्ला रहा था आपके बीच में। उनका तो कहना यही था कि एक तबके से देश में आग लगवाऊंगा और फिर नेपाल में जाकर पार्टी मनाऊंगा। देखिए, ये जो तौसीफ बैठे हैं, ये बैठे हैं, और वो जो हंगामा कर रहे हैं सड़क पर, ये तो मात्र जो है तलवार है, हैंडलर, जो हाथ जो है वो राहुल गांधी ही है। ये हाथ जो है इनको चलाने वाला, इनको बताने वाला, इनको रास्ता दिखाने वाला हैंडलर यही है, यही हैंडलर है। इन्हीं की वजह से तो चल रहा है। वो तो गाना मुझे याद आ गया, वो हम थे वो थे और समा रंगीन समझ गए ना, जाना था पटाया और नेपाल पहुंच गए। देश में आग है, तमाम चीजें चल रही है, बोलकर ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करो भाई, कोई ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करो। एक बार अगर मैं जी आपको बोलना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में दंगा करवाने में सक्षम है ना, तो ऐसे चीफ मिनिस्टर को तो अगली 1 मिनट में रिजाइन कर देना चाहिए। पुलिस आपसे संभलती नहीं, लॉ एंड ऑर्डर आपसे संभलता नहीं, मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं पाते। और मैं तो एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अशोक गहलोत भी राहुल गांधी जी के साथ नेपाल में पार्टी मना रहे हैं क्योंकि उनका भी जन्मदिन है? तो ऐसा हो सकता है कल शाम की अशोक गहलोत शांति की अपील कर रहे हैं। शांति की अपील तो ट्विटर पे कर रहे हैं ना भाई। ऐसा हो सकता है सेम बजट में हो सकता है दो पार्टीज में एक ही में काम, दोनों का काम हो गया हो, क्योंकि उनका भी जन्मदिन था। कल रात से आज 3 बजे शाम को ट्विटर पर उनका मैसेज आया है, शांति बनाए रखें। अरे कल रात को 144 भी है और बैठक भी नहीं, तो एक धारा 144 नहीं सर, तो 144 धारा रात को लगा देते ना, सारा मसला ही खत्म हो जाता। इतना हंगामा करने की आवश्यकता ही नहीं। सुबह लगा दी उन्होंने, दोपहर को लगा दी। क्यों लगाई सुबह? एक चीज बताइए, अगर नमाज कराई थी तो रात शाम को यात्रा भी कराते, या फिर नमाज भी नहीं कराते। मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर सुविधा के अनुसार नहीं हो सकता। ठीक है, अबे तुम्हें 30 सेकंड, लॉ एंड ऑर्डर सुविधा के अनुसार हो सकता है सरकार में। अबे जी 30 सेकंड। देखिए, अशोक गहलोत जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं अपने जन्मदिन का कोई आयोजन नहीं रख रहा हूं, और वो सारे उन्होंने अपने संसाधन लगाकर वहां सांप्रदायिक दंगा होने से रोका है। अमीश देवगन जी, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का एक जवाब नहीं दिया, एक शब्द मोदी जी ने नहीं बोला। गुजरात में इतना भीषण हमला हुआ, बंजारावास में लोग पलायन कर गए, टेलीविजन पर यह न्यूज बताइए। मध्य प्रदेश में बोर्ड लगा दिए कि अब हम यहाँ रहने की स्थिति में नहीं है। 2012, 15, 18, 22 बार हमले होते हैं। इनकी सरकार है लगातार, क्या कर रहे हैं ये लोग बताइए ना। दिल्ली में गौरव भाटिया जवाब देंगे, गौरव भाटिया जवाब देंगे, 2020 में 2022 में क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, गौरव भाटिया ठीक है, गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया, आप अभय दुबे की पार्टी की सरकारें तो देख रहे हैं, लेकिन आप अपनी सरकारें नहीं देख रहे। शीशा तो पूरा देखेंगे ना, आधा थोड़ी देख सकते हैं। अमीर जी, मैं उत्तर दूंगा, उससे पहले एक बात आपसे जरूर कहूंगा। जब आरोप हम पे लगाए जाते हैं, 5-5 मिनट तक कांग्रेस के प्रवक्ता को खुली छूट है। 3 जवाब प्लीज शांत कराइए, भोपू को शांत कराइए। नहीं तो
अगर आप फेडर वेडर नीचे नहीं कर सकते, ऐसी गंदी चर्चा में भाग लेने से कोई फायदा नहीं है। चुप कराइए। अबे दुबे जवाब सुन लीजिए ना। मतलूब अहमद पे जवाब दीजिए, एक जवाब। मतलूब अहमद पे एक जवाब। क्यों बोल सैफुल्लाह पर जवाब दीजिए। देखिए मुझ पे ये आरोप लगाया गया था, पंडितों का हत्यारा, उसको टिकट दिया तुमने, उस पर एक जवाब। रुबेल शेख पर एक अमीर जी गलत बात है, सॉरी। अब मैं डिबेट में पार्ट नहीं लूंगा, मैं शांत हूँ। आप रेगुलेट नहीं कर रहे, चश्मा हिला रहे, चश्मा मैं भी हिला सकता हूँ। आपका काम रेगुलेट करना है। 5 मिनट बाद आप मेरे पास आए हैं, मैं उत्तर देना चाहता हूं। अबे दुबे देखिए ना चश्मा हिलाने का ना चश्मा हिलाने का काम आपका है ना मेरा। एक नेचुरल प्रोसेस होता है, इसको लेकर इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए गौरव भाटिया। अब अपनी बात को रखिए आप। सैफुल्लाह आतंकी पहले तो तुमने उस पर उत्तेजित हम नहीं है, उत्तेजित बताया जा रहा है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के कोई ठुमके लगा रहा है जब राजस्थान जल रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी। उनसे बोलिएगा। मैं बहुत संयम से अपनी बारी का इंतजार करता हूं, और इसलिए कि दर्शक सुनना चाहते हैं, ये नहीं कि रटी रटाई स्क्रिप्ट बोल दी। अब सुनिए, एक एक करके उत्तर देता हूं। आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया कि ईद तुम्हारी है। मैं तो घर से कह सकता हूं मोदी जी ने ईद की भी शुभकामनाएं दी, अक्षय तृतीया की भी दी, और परशुराम जयंती की भी दी। और मैं प्रवक्ता हूं, मैंने भी दी। अबे दुबे का ट्विटर हैंडल देखिए। परशुराम जयंती क्या इन्होंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी? नहीं दी। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया इनके लिए जरूरी नहीं है। दूसरी बात, अब कह रहे संयम बनाई रखिए, राजस्थान में इनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही। अमीर जी आप बताइए, जब दिल्ली जहांगीरपुरी में हमने देखा किस तरह से दंगे हुए, वहां बुलडोजर भेजा गया, अजय माकन ने संयम बनाया था? या पहले दिल्ली दंगे हुए थे और सोनिया गांधी ने कहा था आर पार की लड़ाई है, घर से निकल आओ, 60 लोगों की जान चली गई, तब संयम बनाया था क्या? तीसरी बात, कह रहे प्रधानमंत्री दोषी हैं। कानून व्यवस्था क्या प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है? जिस प्रदेश में आपकी सरकार है, आपसे नहीं संभाल रहा। हमने तो बुलडोजर चला के अपराधियों को सजा दी है, हमने कार्रवाई करी है, 100 से ज्यादा अरेस्ट हुई हैं। आपने मतलूब अहमद तक की अरेस्ट नहीं करी। और अंत करूंगा एक बात कह रहे थे प्रधानमंत्री जी पार्टी कर रहे थे। अरे जब 26/11 का हमला हुआ, ये देखिए राहुल गांधी सुबह 4 बजे तक नाच गाना कर रहे थे, और ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की ऊर्जा इन्हें दिखाई नहीं देती। तो उल्लू को अगर दिन में दिखाई ना दे तो इसमें सूरज की गलती नहीं है, क्योंकि वो प्रकाश दे रहा है, लेकिन उल्लू जो है उसको दिखाई नहीं दे रहा। और अंत करूंगा एक और बात कह के, ये दंगे एनसीआरबी डेटा है 2020 का जो लास्ट आया था। झारखंड में इनकी सरकार 51 कम्युनल राइट्स हुए, महाराष्ट्र में इनकी सरकार 26 कम्युनल राइट्स हुए, राजस्थान में इनकी सरकार है वहां भी 3 हुए, और उत्तर प्रदेश में 0। मोदी जी का, योगी जी का जो बुलडोजर है, जो कानून का रसूख है, वो दिखाई देता है। ये आंकड़ों से मैंने उत्तर दिया। धन्यवाद। ठीक है। तो अबे दुबे मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा। तौसीफ खान जवाब। तौसीफ खान जवाब। देखिए स्टेट वाइज ब्रेकअप तो दे दिया गया कि यहाँ पे इतने दंगे हुए, वहाँ पे इतने दंगे हुए, लेकिन फैक्ट ये है कि जब से मोदी सरकार आई है वहाँ तब से लेकर के अब तक का आंकड़ा आप देखिए, दंगा एक कल्चर हो चुका है। दंगा बहुत ज़्यादा बढ़ा है और हिस्ट्री गवाह है, तारीख गवाह है। बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु ने भी कहा है ऑन रिकॉर्ड कि अगर पुलिस ना चाहे तो दंगा नहीं होगा। दंगा होने में पुलिस ढील देती है, 2 मई को और ये एक प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर उन्होंने बोला है। और ये जो नहीं तौसीफ भाई, आपसे एक सवाल है, ये तू मैं करके दंगा खत्म होने वाला नहीं है। को जो हुआ आपको जरूरत है ओन अप करने की। आपको नहीं, ये झूठ बात है, ये झूठ बात है। आप ये झूठा इल्जाम लगाते हैं ममता बनर्जी पे। सच्चाई देश के सामने है, सच्चाई देश के सामने है। ये दंगा का फिगर मोदी जी कैसे कर लेंगे? 2014 से अगर राजस्थान में हिंसा होगी तो ओनअप मोदी और गौरव भाटिया कैसे कर लेंगे? सीधा जिम्मेदार है। नहीं, अगर बंगाल में और राजस्थान में हिंसा होगी तो ओनअप बीजेपी कैसे कर लेगी उसको? आज अगर एक स्टेटमेंट बता दीजिए,
प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहां पे उन्होंने बोला बार डिमांड हो रही है दंगा बंद करो। आप मान रहे हैं एक तौसीफ बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं तौसीफ भाई, तौसीफ जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। ईद के दिन अच्छी बात ही कर रहे होंगे। एक सेकंड वो तो बोल सकते हैं। तौसीफ खान शांत, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। आपने बोला कि प्रधानमंत्री ने एक बार भी अपील नहीं करी, बड़ा जायज सवाल है आपका, यही आपने सवाल पूछा, यही बात अभय दुबे ने भी बोली। आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री का इतना विश्वास है कि वो अगर एक बात बोलेंगे तो पब्लिक मान लेगी, ये बात आप मानते हैं? इसका मतलब द लीडर हैज द क्रेडिबिलिटी एनफ। मैं बिल्कुल मानता हूं कि जितने भी बैड एलिमेंट है बीजेपी के, वो प्रधानमंत्री के कहने पे देखिए तौसीफ, you need to be a good loser also ना। कई बार कई पॉइंट पे फंस जाता है आदमी। You need to be a good loser also ना। आपने बोला कि मोदी जी को बात रखनी चाहिए, तो इसका मतलब उस नेता का विश्वास है, वो बात रख सकता है, उसकी बात सुनी जाती है, तो मानो लोहा है उस आदमी का। बेचारों को लूटा जा रहा है, जनता का तो बेचारों को लूटा जा रहा है। बिल्कुल। तेल और गैस और देखिए अब आप तेल और गैस पर आ गए, दंगा तेल और गैस पे आ गए। पार्टी वर्कर होते मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी। नहीं आई सिंपैथाइज विद यू, आई हम्बली सिंपैथाइज विद यू। गौरव भाटिया, नरेंद्र मोदी को आना चाहिए और बोलना चाहिए, इसका असर उठाना पड़ता है जनता। ओके गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा इन्होंने कबूलनामा आपके चैनल पे किया। इन्होंने कहा जब दंगे होते हैं तो प्रदेश सरकार जो है अगर वो चाहे तो वो ना हो। इसका मतलब 2 मई जब नतीजे आए थे उसके बाद जो दंगे हुए पूरे पश्चिम बंगाल में, वो ममता बनर्जी की विफलता थी। और उसके बाद बीरभूम में मैंने उत्तर दिया, बीरभूम में लोगों को जला दिया गया घर बंद करके। सीबीआई जांच के आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए। इसका मतलब ममता बनर्जी की विफलता थी। मैं चाहता हूं मेरा छोटा भाई प्रवक्ता बना रहे, बट इतना बड़ा कबूलनामा जो किया है इसके बाद इनका आना बंद ना हो जाए। बीरभूम में जो हुआ है वो आपसी देखिए आप जी और आप उसको तौसीफ शांति, ऑडियो डाउन करना पड़ा। गौरव भाटिया 30 सेकंड कंप्लीट योरसेल्फ, देन मैं दानिश कुरैशी के पास जाऊंगा। और इसके बाद मैं एक बात कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल विश्वसनीयता का पर्याय हैं, लोग उनमें विश्वास करते हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि सौहार्द बना रहे, लेकिन कानून व्यवस्था तो प्रदेश का विषय है ना। भाजपा शासित में तो हम कार्रवाई करते, दंगे होने भी नहीं देते। आप लोग जब बुलडोजर चलता है तो छाती पीटते हैं कि बुलडोजर कैसे चल गया, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तब जालीदार टोपी आपको दिखाई देती है, दंगा ही नहीं दिखाई देता। और मुझे तो डर ये लगता है अमीर जी, ममता बनर्जी कहीं ये ना कहे संघीय ढांचा टूट गया, प्रधानमंत्री जी कैसे बोले और उसके बाद कहें कि कंकड़ वाला रसगुल्ला खिलाऊंगी मैं उनको। जी मैं अब रुक करता हूं दानिश कुरैशी का। दानिश कुरैशी, लाउड स्पीकर तो योगी सरकार ने भी उतारे, इत्मीनान से उतारे, लेकिन दूसरी तरफ अगर सड़क पर नमाज होगी और ज्यादा लाउड स्पीकर लगा के होगी तो मैसेज क्या जाएगा? देखिए मैं आपको कहूँ कि आप बाबा की जो बात कर रहे हैं ना, लाउड स्पीकर उतारने का कहीं कोई फरमान नहीं है अमित जी। ये मैं वही कह रहा हूँ कि स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्क्रिप्शन है सिटीजन राइट्स का। आपको वॉल्यूम जो है, ध्वनि जो है, उसके कंट्रोल के लिए पर ये किसने राइट दिया है कि क्यों उतारना चाहते हैं? सड़कें बंद करके नमाज हो जाए? ये राइट किसने दे दिया? हनुमान चालीसा का राइट नहीं है किसी के पास, देशद्रोह हो जाता है। लाउड स्पीकर उतारने की बात कर रहे हैं तो पहले तो वो कंप्लीट कर दूं। उन्हें क्यों इंटरेस्ट है मंदिर और मस्जिदों में से लाउड स्पीकर उतारने की? उन्हें क्यों ध्वनि कंट्रोल करने में नहीं? प्रॉब्लम क्या है कि ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और योगी के बीच में है कि अब कौन सुपीरियर है। अरे आप बिना एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, इसका विषय और कुछ भी नहीं है। कुछ भी बोल रहे हैं अपने आप को डिबेट करने के लिए। सुनिए, उत्तर प्रदेश में आप मुझे बताइए, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके शिवम 5 सेकंड। देखिए मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोई मंदिर मस्जिद में नहीं फंसना चाहता, लेकिन अगर मस्जिद से फतवे जारी करोगे, सड़कें घेरोगे, हंगामा करोगे, तलवारें चलाओगे, नमाज पढ़ने के बाद